हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू भाग्योदय एकेडमी। चलिए कंटिन्यू करते हैं यूपीपीएससी पेपर 1 का डिटेल्ड सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 सब्जेक्ट कवर करेंगे। एक है आपका मैकेनिक्स, दूसरा है मशीन डिज़ाइन और लास्ट है आपका मटेरियल साइंस। देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द थ्रस्ट एट द पॉइंट ए इन द पोस्ट शोन इन द फिगर? ए 0.866 किलो न्यूटन, बी 0.5 किलो न्यूटन, सी 1.388 किलो न्यूटन एंड डी 1 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे आपसे किसके लिए पूछा है? थ्रस्ट पूछा है। तो अगर हम लोग थ्रस्ट की बात करें तो थ्रस्ट जो होता है आपका इज इक्वल टू एक्सियल कंपोनेंट। थ्रस्ट का मतलब है एक्सियल कंपोनेंट, और एक्सियल कंपोनेंट मतलब क्या? आपका इस तरफ वर्टिकल लगेगा। अगर हम लोग वर्टिकल की बात करें तो रिएक्शन कितना आएगा? जितनी फोर्स लग रही है, और फोर्स आपकी लग रही है 1 किलो न्यूटन इंटू साइन 60, जिसको हम लोग लिख सकते हैं √3/2 किलो न्यूटन इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.866 किलो न्यूटन। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द पॉसिबल लोडिंग इन वेरियस मेंबर्स फ्रेम स्ट्रक्चर आर: ए बकलिंग और शियर, बी कंप्रेशन और टेंशन, सी शियर और टेंशन, डी बेंडिंग। तो यहाँ पे आपके लिए किसके लिए पूछा है? फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स के लिए पूछा है। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है कि आपके जैसे हो गए रूफ ट्रसेस, जो हम लोग ट्रस चैप्टर पढ़ते हैं ये उसी से रिलेटेड है। रूफ ट्रस हो गए या फिर आपके ब्रिज ट्रसेस हो गए, ठीक है, ब्रिज ट्रसेस। आपको पता है कि ट्रस में सिर्फ और सिर्फ क्या लगते हैं आपके? टेंशन या कंप्रेशन, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a roller of weight W is to be rolled over a wooden block as shown in the figure. The pull F required to just cause the said motion: A W/2, B W, C √3W, D 2W। तो इसी को हम लोग फिगर को बना लेते हैं। सबसे पहले ये हो गई, मान लेते हैं आपका रोलर, इसके सेंटर में लग रही है आपकी फोर्स F, यहाँ पे है आपका वुडन ब्लॉक और फ्लोर, ये रहा आपका वुडन ब्लॉक और ये रहा फ्लोर। अगर हम लोग इसके वेट की बात करें तो वेट आपका कहीं सेंटर से होता हुआ W नीचे की तरफ लगेगा, और यहाँ पे क्या बोला है कि पुल की वैल्यू पूछी है कि कितना होगा जब ये जस्ट मूव करने वाला होगा। ठीक है, आप लोग राइट की तरफ पुल कर रहे हैं तो राइट को मूव होगा, और जब जस्ट मूव होने वाला है तो तब इसका जो ग्राउंड से कांटेक्ट है, रोलर जो हमारा है उसका ग्राउंड से जो कांटेक्ट है वो हट चुका होगा, और जब ग्राउंड से कांटेक्ट हट गया होगा तो उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा। ठीक है, जस्ट मोशन होने वाला है, हम उसकी बात कर रहे हैं, मोशन हुआ नहीं है, जस्ट होने वाला है, और तभी ये थोड़ा सा कांटेक्ट हट जाएगा और आपका कोई भी ग्राउंड से रिएक्शन नहीं आएगा। अगर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें, रोलर बना लेते हैं, तो ये रहा आपका एक और बार दोबारा से रोलर। ठीक है, दोबारा बनाते हैं, ये है आपका रोलर। अब अगर हम लोग इस पे देखें फोर्सेस को, तो एक लग रही है आपके वेट, यहाँ पे लग रहा है आपकी फोर्स, और तीसरी आएगी आपके ये जो आपका ब्लॉक है, इससे नॉर्मल डायरेक्शन में आपके एक और फोर्स लगेगी। तो हम बोल सकते हैं कि आपकी फोर्स यहाँ पे कांटेक्ट जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे लगेगी। ठीक है, और ये इसके क्या होगा? ये नॉर्मल होगा सरफेस के। और अब हम जानते हैं कि अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहना है, ठीक है, ये रोलर को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो यहाँ पे आपकी टोटल फोर्स कितनी है? ये मान लेते हैं रिएक्शन फ्रॉम दी वुडन ब्लॉक, एक हो गई आपकी फोर्स और हो गई W तीसरी, तो 3 फोर्सेस हैं। अब ये 3 फोर्सेस को कारण आपका ये जो वुडन रोलर है, सॉरी जो रोलर है वो इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये तीनों फोर्सेस को कॉन्करेंट होना पड़ेगा। कॉन्करेंट मतलब कि आपके यहाँ पे इक्विलिब्रियम में ये तीनों फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास होंगी। ठीक है, और ये आपका लगेगा 30 डिग्री पे, तो ये हम बोल सकते हैं एक फोर्स जा रही है आपकी F, दूसरी फोर्स की डायरेक्शन होगी कहीं इस तरफ R, और ये हो गई आपकी तीसरी W। अगर हम लोग इसके देखेंगे कि ये कितना एंगल बना रही है, तो ये आपका 30 डिग्री था, तो ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, उससे ही हमें मिल जाएगी आपकी F की वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं कि R cos 30 इज इक्वल टू F, ये आपका आ जाएगा सिग्मा FX इक्वल टू 0 से, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। वैसे ही हम बोल सकते हैं सिग्मा FY इक्वल टू 0,
अब एफ वाई इक्वल टू 0 के लिए हम क्या बोल सकते हैं, आर साइन 30 इज इक्वल टू डब्लू। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1 और ये है 2। अब अगर हम लोग देखें आर की वैल्यू हम लोग इधर से कितनी लिख सकते हैं, आर की वैल्यू हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू डब्लू डिवाइडेड बाय साइन थीटा 30। अब यह हो गया आपका इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करते हैं तो डब्लू डिवाइडेड बाय साइन 30 इंटू कॉस 30 इज इक्वल टू एफ। ठीक है, तो अब एफ की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो एफ है, ठीक है, ये हो गया एफ टेन 30 इज इक्वल टू डब्लू। ठीक है, तो अब हमें पता है कि कितनी वैल्यू होती है 1/√3, तो ये हो गया आपका एफ इज इक्वल टू √3 टाइम्स इंटू डब्लू। आपका 1030 होता है 1/√3, तो उसी को हम लोग दूसरी तरफ ले गए तो आपका आंसर आ जाएगा √3 टाइम्स डब्लू। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसके हिसाब से कौन सा आंसर, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। इन वर्चुअल वर्क इक्वेशन some forces are neglected. Select the most appropriate answer from the following. A. Reaction of a rough surface on a body which rolls on it without slipping. B. Reaction of any smooth surface with which the body is in contact. C. Reaction at a point or an axis fixed in space around which a body is constrained to turn. D. All of the above. इसको अगर हम लोग देखें वर्चुअल वर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क को आप लोग लिख सकते हैं एफ इंटू कॉस थीटा इंटू डी एस। इसका इंटीग्रल कर देंगे तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा तब भी वर्क जीरो है, अगर कोई फोर्स नहीं लग रही तब भी आपका वर्क जीरो होता है। तो कौन से केसेस होते हैं आपके वर्चुअल वर्क में, सबसे पहले तो आप लोग जो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं उनमें आपको कोई वर्क नहीं होता, कोई फोर्सेस काम नहीं करती। उसके बाद फोर्सेस कब काम नहीं करती, कि आपकी अगर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, मतलब मोशन जो है, ये हमारा मान लेते हैं बॉक्स रखा हुआ है, इसका मोशन होके ये कहीं आगे पहुंच गया, अब यहाँ पे पहुंच गया, लेकिन जो हमारी फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन कैसी है, मोशन के परपेंडिकुलर है, तो भी हमारा कोई भी वर्क नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपके मान लेते हैं दो बॉडीज हैं जो कि कनेक्टेड है एक पिन के साथ, जो पिन कनेक्शन कर रही है दो बॉडीज का उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब फ्रिक्शनलेस पिन है, तो भी जो रिएक्शन आएंगे वो भी आपके जीरो हो जाएंगे। ठीक है, उनको भी हम कंसीडर मतलब नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर आपका कोई मोशन हो रहा है स्मूथ सरफेस पे, ठीक है, स्मूथ सरफेस का मतलब क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। ठीक है, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मोशन हो रहा है तो भी आपके रिएक्शन का कोई भी हम लोग वर्क कंसीडर नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन में है तो भी हम उसके जो वेट है उसका भी कंसीडर नहीं करेंगे वर्क। उसके अलावा अगर मान लेते हैं कि आपका व्हील है वो आपका मूव हो रहा है आगे बिना किसी स्लिपिंग के, तो जो उसके कारण फ्रिक्शन फोर्स होती है उसको भी हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो इस फोर्थ क्वेश्चन है उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। चलते हैं आगे। अ सर्कुलर डिस्क rolls down without slipping on an inclined plane. The ratio of its rotational kinetic energy to the total kinetic energy is A 1/4, B 1/2, C 1/3 and D 2/3। तो यहाँ पे हमारा मान लेते हैं ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे हमारा एक रोलर है जो कि रोल कर रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग देखें इसमें काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल और ट्रांसलेशन दोनों होंगी। तो अगर हम लोग ट्रांसलेशन की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन इज हाफ mv², और हमें पता है जो इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी वो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर। तो इसको हम लोग और आगे एक्सपेंड कर लेते हैं, हाफ m ओमेगा² r²। वैसे ही आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ i ओमेगा²। आपका i क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क बोला है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू mr²/2 इंटू ओमेगा²। ये हो गई आपकी काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी। अब इन्हीं का आपको रेशियो पूछा था, किसका, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी हो गई आपकी, वो हो गई ट्रांसलेशन प्लस आपकी रोटेशन, तो इसी को हम लिख लेते हैं या डायरेक्ट ही रेशियो ही लिख लेते हैं। यहाँ पे आ गया आपका रेशियो, तो ये हो गया रेशियो इज इक्वल टू
ये हो गया आपका एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइडेड बाय एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो हम कॉमन ले लेते हैं आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को, आपके जितने टर्म बचे हैं उनको लिख लेते हैं 1/2 एंड 1/4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1/4 और नीचे आ जाएगा आपका 3/4। तो आंसर आ गया आपका कितना 1/3। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, two masses 2 kg and 8 kg are moving with equal kinetic energy. The ratio of magnitude of their momentum is option A 0.25, B 0.5, C 0.625 and D 1। तो हमें पता है कि मोमेंटम आपका कितना होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल है, तो हम लिख लेते हैं हाफ इंटू 2 इंटू वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 8 इंटू वी टू स्क्वायर। हाफ तो कैंसिल हो गए, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। वी वन इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ वी टू है। तो अगर हम लोग रेशियो ही पता करना है, मान लेते हैं हम लोग पहले का रेशियो लिख रहे हैं एम वी वन डिवाइडेड बाई एम वी टू इज इक्वल टू 2 इंटू वी वन डिवाइडेड बाई 8 इंटू वी टू। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, वी वन की वैल्यू लिख देते हैं 2 इंटू 2v2 डिवाइडेड बाई 8v2। v2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 1/2, दैट इज आपका आ जाएगा 0.5। सो ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन बी 0.50 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एफिशिएंसी ऑफ अ स्क्रू जैक इज मैक्सिमम व्हेन ए अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 5/2, बी अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 5/2, सी अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 5 एंड डी अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 5। यहाँ पे एक में माइनस कर दीजिए तो प्लस हटा देते हैं। अब आपको पता है कि स्क्रू जैक की मैक्सिमम एफिशिएंसी नॉर्मल हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आपके अगर हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं किसी चीज़ को तो उसके हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं 10 अल्फा अपॉन 10 5 प्लस अल्फा, ये होता है आपका जनरल फॉर्मूला। इसी को एक्सपेंड करके डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर आता है अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 5/2, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हेन टू बॉडीज कोलाइड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अनदर फोर्स और फोर्स फील्ड, ए देयर टोटल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड, बी देयर टोटल मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व्ड, सी देयर कोलिशन मस्ट बी डायरेक्ट एंड डी बोथ ए एंड बी। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अनदर फोर्स। इसका मतलब यहाँ पे हमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होती हैं उनकी एब्सेंस में बोला है। अगर वो एब्सेंट होती हैं तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दोनों ही लॉ एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कोलिजन का कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। चलते हैं आगे। द टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग अ लिफ्ट इज मोर व्हेन द लिफ्ट इज ऑप्शन ए मूविंग डाउनवर्ड्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, B moving upwards with uniform velocity, C moving upwards with acceleration and D moving downwards with acceleration। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, मान लेते हैं यही आपकी लिफ्ट है, ठीक है। लिफ्ट में कुछ वेट है तो उसका हम मान लेते हैं वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है mg। अब हम मान रहे हैं कि मोशन जो है वो आपका कैसा हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है। मोशन कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। टेंशन आपका केबल का किस तरफ होगा, ऊपर होगा, क्योंकि भाई लटके हुए हैं लिफ्ट उससे। ये हो गया आपका टेंशन टी। अब मोशन डाउनवर्ड है तो इसमें अगर हम लोग डी एल एम्बर्ट फोर्स लगाएं तो वो कैसे होगी, मोशन के अपोजिट, तो वो आ जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो आपका जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी टी प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी। अब इसको आप निकाल सकते हैं कि टेंशन आपकी कितनी आ जाएगी। ये तो हुआ आपका पहला केस जब हमारा एक्सेलरेशन हो रही है तब। अब मान लेते हैं यही हमारी लिफ्ट जो है वो कहाँ पे मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। मोशन जो है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ है। टेंशन अभी भी कहाँ रहेगा, ऊपर, वेट कहाँ रहेगा, नीचे। लेकिन जो डी एल एम्बर्ट फोर्स है वो किधर आ जाएगी, अब नीचे की तरफ आ जाएगी, क्योंकि मोशन ऊपर की तरफ हो गया है। इसी को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू एम कॉमन ले लीजिए, g प्लस ए आ गया।
तो यहाँ पे G माइनस ए था, यहाँ पे G प्लस ए। देख सकते हैं टेंशन किस में ज़्यादा है आपके, जब आपकी लिफ्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है विद एक्सलरेशन। तो ये इसीलिए आपका ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन सी, दैट इज मूविंग अपवर्ड्स विद एक्सलरेशन। ठीक है, चलते हैं आगे। द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज P एंड Q इज अल्फा। द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेज इज ऑप्शन ए अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू साइन अल्फा, बी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा अंडर रूट में, सी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एंड डी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू कॉस अल्फा। ये आपसे कुछ नहीं पूछा, बस आपको क्या पूछ रहा है, लॉ ऑफ कोसाइंस। ठीक है, इसने आपको क्या पूछा है, लॉ ऑफ कोसाइंस, जो कि क्या होता है आपका अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, which of the following tests is also called micro hardness test? A Brinell test, B Rockwell test, C Knoop test and D Vickers test। तो आपका माइक्रो हार्डनेस टेस्ट जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, आपके ब्रिटल मटेरियल्स के लिए, ब्रिटल मटेरियल्स एंड थिन शीट्स, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नूप टेस्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एसन कर्व्स आर कनेक्टेड विद ए टफनेस, बी हार्डनेस, सी क्रीप एंड डी फटीग। तो आपका एसन कर्व किसके रिलेशन में होता है, आपके ऑप्शन डी फटीग, जब ऑल्टरनेटिंग लोड्स लगते हैं तब ये यूज करते हैं। नेक्स्ट, creep plays an important role in the design of which of the followings? A boiler tubings, B ice engine cylinders, C gas turbine blades and D steam turbine blades। तो आपका क्रीप जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके ऑप्शन सी गैस टर्बाइन ब्लेड्स में, उसमें कॉन्स्टेंटली हाई टेम्परेचर बाकी से ज़्यादा है कॉन्स्टेंटली। ठीक है, चलते हैं आगे। इंक्रीज इन फेराइट फेज इन स्टील इंक्रीजेज, ऑप्शन ए स्ट्रेंथ, बी हार्डनेस, सी डक्टिलिटी एंड डी ब्रिटलनेस। तो आपका अगर हम फेराइट फेस को इंक्रीज करेंगे तो क्या बढ़ती है, सॉफ्टनेस एंड डक्टिलिटी। इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ए 4, बी 8, सी 12 एंड डी 16। आपके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ क्लोजेस्ट नेबर टू विच एन एटम इज बॉन्डेड। मतलब एक अगर आप पर्टिकुलर एटम देखेंगे तो उसके नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं, सबका इक्वल डिस्टेंस, तो वो है आपका ऑप्शन सी 12। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डिटरमाइन मैक्सिमम अटेनेबल हार्डनेस इन दी स्टील? 1 क्रोमियम, बी मैंगनीज, सी कार्बन, डी मोलिब्डेनम। Select the correct answer using codes given below. A 1, B 1 and 2, C 3, D 2 and 4। तो अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो आपका मेनली जो कंसीडर करते हैं हार्डनेस वो है आपका कार्बन, सो इसीलिए ऑप्शन सी ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्पेस लैटिसेस डज द ब्रेविस लैटिस कंसिस्ट ऑफ? A 3, B 7, C 9, D 14। तो हमें पता है कि 14 डिफरेंट वेज होते हैं आपके लैटिस पॉइंट्स को अरेंज करने के, और उन्हीं अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेविस लैटिसेस, और वो कितने हैं, 14। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। शॉर्टकी इम्परफेक्शन इज अ, ऑप्शन ए पॉइंट इम्परफेक्शन, बी लाइन इम्परफेक्शन, सी सरफेस इम्परफेक्शन एंड डी वॉल्यूम इम्परफेक्शन। तो शॉर्टकी डिफेक्ट आपका क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट होता है। ठीक है, जिसमें क्या गायब होते हैं आपके एनायन प्लस कैटायन दोनों एक साथ ही वेकेंट पोजीशन कर देते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। तो इसीलिए ऑप्शन क्या होगा इसका, ए पॉइंट इम्परफेक्शन। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। आपको दो लिस्ट दे दी गई हैं, जिसमें आपका ए लिस्ट में है क्रिस्टल स्ट्रक्चर और सेकंड लिस्ट में है पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये आपके हैं सिंपल क्यूबिक, डायमंड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड एफसीसी। और जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो आपकी 34, 74, 52 एंड 68। तो हमें पता है कि आपके जो सिंपल क्यूबिक होता है उसकी होती हैं आपकी 52,
सो ऑप्शन ए का तो हो गया 3। बी का है आपका डायमंड क्यूबिक की अगर हम बात करें तो वो है 34। सो बी का हो गया आपका 1। अगर सी की हम बात करें बॉडी सेंटर्ड की तो उसका होगा ऑप्शन 4। और जो डी है एफसीसी उसकी एटॉमिक पैकिंग एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है और वो है आपकी 74। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा 3 1 2 2। यहाँ पे 2 नहीं होगा, ये आपका 4 होगा। सी का ऑप्शन 4 है, तो इसीलिए 3 1 4 2, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Babbitt metal is an alloy of A. tin and copper, B. tin, copper, antimony and lead, C. tin, copper and lead and D. tin, copper and antimony। तो आपकी जो बेबिट मेटल होती है वो दो टाइप की होती है, एक टिन बेस्ड होती है और एक लेड बेस्ड होती है। अगर हम टिन बेस्ड में देखेंगे तो 89% उसका टिन होता है, एंटीमनी 9%, 2% कॉपर और बाकी थोड़ा बहुत लेड। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। Thermoplastic polymers are first formed by addition polymerization, second formed by condensation polymerization, third softened on heating and hardened on cooling for any number of times, and fourth molded by heating and cooling। Of these statements, select the correct answer from these options given below: A 2 and 3, B 2 and 4, C 1 and 4 and D 1 and 3। तो हमें पता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कौन से होते हैं, जो कि एडिशन पॉलीमराइजेशन से करते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं एज कंपेयर टू थर्मोसेटिंग। ठीक है, और दूसरा इनको बार बार हम गर्म करके कोई भी शेप दे सकते हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं ऑप्शन 1 करेक्ट है, ऑप्शन आपका 3 भी करेक्ट है कि सॉफ्ट एंड ऑन हीटिंग एंड हार्ड एंड ऑन कूलिंग फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। इसीलिए हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, द ट्रू स्ट्रेन एंड द इंजीनियरिंग स्ट्रेन रिलेशनशिप इज, आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। ट्रू स्ट्रेन अगर हम लोग देखें तो क्या होता है आपका नेचुरल लॉग आपकी जो फाइनल लेंथ है या फिर इंस्टेंटेनियस लेंथ, करेक्ट होगा आपका फाइनल की जगह इंस्टेंटेनियस लेंथ, डिवाइडेड बाय आपकी ओरिजिनल लेंथ। और आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, जो भी आपकी चेंज हुई है लेंथ में, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी L माइनस एल नॉट, क्योंकि डेल्टा हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, डिवाइडेड बाय एल नॉट। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एल अपॉन एल नॉट माइनस 1, या फिर हम लिख सकते हैं एल अपॉन एल नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन। अगर हम इसी को सब्सटीट्यूट करें ट्रू स्ट्रेन में तो ट्रू स्ट्रेन गिव्स कम्स आउट एल एन 1 प्लस एप्सिलॉन। तो ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन, और इसके हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका ये सब्जेक्ट का कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 2 प्लस पेपर 1 दोनों ही कंप्लीटली डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। प्लस अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है या समझ में नहीं आया या वो टॉपिक आपको करना है तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हम उसे कवर करके एक उसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तब तक आप लोग तैयारी मत छोड़िएगा, भले ही एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है लेकिन तैयारी मत छोड़िएगा, क्योंकि गलती वही होती है कि तैयारी आप कंटिन्यू नहीं करते, फिर एंड में बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता है। बेटर है कि अभी से कंटिन्यू करते रहें अपनी तैयारी। ठीक है, थैंक यू।